नमस्कार, आदाब, प्रणाम। चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। देखिए, ये जो क्लास होगी आपकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो आगे की जितनी भी हमारी क्लासेस हैं जिसमें हम लोगों ने तापमान, वायु दाब, चक्रवात, बादल, बारिश, सब जो करना है आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आज की क्लास अगर आपको समझ में आती है तो फिर बहुत आसान हमारा भूगोल विषय बन जाता है। शुरू करेंगे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना से। देखिए, हम जिस धरती पर अभी खड़े हैं, हम अभी तो भूपरपट्टी पर खड़े हैं। इसके अंदर क्या है वो हम लोगों ने देख लिया है कि धरती कैसी दिखती है, धरती कितनी परतें हैं, भूपरपट्टी है, मेंटल है, कोर है, किसकी क्या विशेषता है। हमें कैसे पता लगा कि 3 परतें हैं यहाँ पर। कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने भी तरीके निकाले होंगे, जिसमें से एक तरीका क्या था हमारा, भूकंपीय तरंगे, है ना। ऐसे ही अगर मैं धरती के जिस जगह पर खड़ी हूं, अगर मैं इससे ऊपर ऊंचाई पर जाऊं तो क्या चीजें हैं मुझे कैसे पता। तो उसको ही पढ़ने के लिए, उसको ही समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल का संरचना एवं वायुमंडल की संगठन। ठीक बात है। अब आप देखो, जहां पर भी आप रह रहे हैं उसके आसपास कितने सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, कितनी सारी गैस उपस्थित हैं वहां पर। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, हम CO2 बाहर निकालते हैं। तो ये जो गैसें आपकी वायुमंडल में उपस्थित हैं, ये कहाँ से आई हैं, और अगर ये है भी तो इनका कितना परसेंटेज है, प्रतिशत है कि ये सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, सबसे कम पाई जाती हैं। तो ये सारे जो प्रश्न है, इन सब का उत्तर हम लोगों को मिल जाएगा आज इस क्लास के अंत तक, कि हमारा जो पूरा वायुमंडल है वो कितनी परतों से बना है। हमें जो हम लोग सांस लेने के लिए गैसेस इनहेल करते हैं या बाहर निकालते हैं, उनका क्या महत्वता है, सममंडल क्या है, विषम मंडल क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, CO2, इन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ में सिर्फ गैसेस ही थोड़े हैं हमारे पूरे वायुमंडल में, इसके साथ साथ कई सारे जलवाष्प भी हैं, धूल के कण भी हैं, ज्वालामुखी से निकले हुए कण भी हैं। तो बहुत चीजें हैं जिनसे हमारा पूरा वायुमंडल बना है। उसको हमें देखना है कि कैसे बना है। तो इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वायुमंडल का संगठन, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है वो बना किस चीज से है। जैसे हमने देखा था कि धरती के नीचे की जो परतें हैं, कोई ठोस अवस्था में है, कोई तरल अवस्था में है। अगर कोई तरल अवस्था में है तो फिर उसके क्या स्वभाव है, उसका क्या व्यवहार है, कैसे वो बनी है, उसमें जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में क्यों दौड़ रही हैं, तो संवहन धाराएं क्या होती थी। इन सभी बलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी। आज जो रहेगा हमारा पूरा टॉपिक, उसमें हम वायुमंडल के आधार को बिल्कुल स्पष्ट करेंगे, ताकि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस आपकी लगे उसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको ना फेस करनी पड़े। तो शुरू करेंगे वायुमंडल का संगठन, जिसमें वायुमंडल 3 चीजों से बना है। इस पूरे वायुमंडल में जहां पर हम खड़े हैं, ऊपर देखते हैं बहुत सारी चीजें, हमें जैसे आसमान हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे जो पूरी की पूरी परतें हैं, वायुमंडल की ही परतें तो हैं वो। इन सब में क्या उपस्थित है? इन सब में गैस उपस्थित हैं, इन सब में जल वाष्प उपस्थित हैं, और इन सब में धूल के कण उपस्थित हैं। गैस भी हैं, जल वाष्प भी हैं, धूल के कण भी हैं। इन सब की अपनी अपनी महत्वता है, इन सब के अपने अपने जो घटक हैं वो उपस्थित हैं। जैसे अगर मैं गैस की बात करूं तो हमारे लिए देखो सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, है ना। और जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? CO2, है ना। लेकिन CO2 के साथ साथ वो तो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं ना उसे, लेकिन जब उनको सांस लेना होता है तब तो वो ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन, CO2, आपका आर्गन, नाइट्रोजन, ये सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन गैसेस की संरचना को देखें तो हमारे पूरे वातावरण में, पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो आप कह लीजिए कि प्रतिशत है वो है नाइट्रोजन का, जो कि है आसपास लगभग 78.8, 78.8% जो है आपकी नाइट्रोजन उपस्थित है। अगर हम सारे गैस को मिला लें उसमें से इतना प्रतिशत इसका निकलता है। उसके बाद आती है आपकी ऑक्सीजन, जिसमें 20.95% का इसमें इसका शेयर है। फिर आती है आपकी आर्गन,
0.93 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड है अंत में 0.036%। देखिए ये जो गैसेस हैं ये आपके सबसे महत्वपूर्ण गैस हैं, लेकिन प्रश्न कैसे आता है पेपर में कि आपको 5 गैसें दी होंगी जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, हीलियम ये सब दिया होगा। आपको पहले 4 तो पता है कि हाँ, सबको पता ही होता है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उससे कम ऑक्सीजन है, उससे कम फिर आर्गन है, उससे कम फिर आपका CO2 है। लेकिन जो आगे की 5 गैस हैं ये हम लोगों ने ज्यादातर नहीं पढ़ी हुई, बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई। किसी ने पढ़ी हुई तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप दोहरा लेना यहाँ पर। जिसने नहीं पढ़ी हुई वो लिख ले साथ साथ कि इन 4 के अलावा मुझे ये 5 भी याद करनी है। ठीक बात है। दूसरी चीज, अगर मैं गैसों की बात करूं तो गैसेस में क्या है ना कि एक, अगर मैं यहाँ पर अभी धरती के धरातल पर खड़ी हूं, इससे अगर मैं ऊपर जाती हूं ऊंचाई में तो 80 किलोमीटर का ना 88 किलोमीटर का एक ऐसा पूरा का पूरा ये परत है जिसे मैं कहती हूं सममंडल। सममंडल कह लीजिए, होमोस्फीयर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इसमें अब है क्या, देखिए मेरे को पता है कि नाइट्रोजन जो है वो धरती के धरातल पर ज्यादा होगी। आप खुद भी सोचिए इस बात को कि धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है क्या वो चीजों को बहुत दूर जाने देता है? नहीं जाने देता। तो जिस भी ऊंचाई तक धरती का गुरुत्वाकर्षण इन सबको जाने देता है वो बन जाती है आपकी एक परत। तो बहुत ज्यादा दूर तक धूल के कण, गैसेस या फिर आपके जल वाष्प ये नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कारण हम लोगों को पता लग गया। अब ये क्या है, लेकिन आपने ये तो सुना होगा कि जैसे ही हम लोग अभी धरती धरातल पर खड़े हैं, अगर मैं किसी पहाड़ पर जाऊं, जैसे लद्दाख हम चले गए, मनाली हम चले गए, यहाँ पर क्या है धीरे धीरे आप ऊपर जाते रहते हैं, वैसे वैसे आपकी जो शरीर है, आपका जो ये पूरा बॉडी है, इसमें ऑक्सीजन को लेने के लिए काफी ज्यादा जंग छिड़ जाती है। क्योंकि ऊपर जाते जाते अगर आप जाते रहेंगे तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम है ना। तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि 21% है हर जगह पर या 78% है हर जगह पर? ये कैसे बोल सकते हैं हम, जब यहाँ से चंडीगढ़ से, मोहाली से, अंबाला से अगर हम ऊपर लद्दाख या मनाली की तरफ जाएं तो हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ बस इतनी है कि अगर हम धरती के धरातल के पास हैं तो मैं मान लेती हूँ सारी जो गैसेस हैं उसमें है कुल मिलाकर 500 यूनिट गैस के मॉलिक्यूल, गैस के अणु है वो। अब इन 500 में से 78% है आपका नाइट्रोजन, 21% है आपका ऑक्सीजन। ठीक बात है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये 500 यूनिट गैस के रहने की बजाय ये रह जाएंगे 400। अब 400 का 78% कितना है आपका नाइट्रोजन, वो यहां पर रहेगा। 21% कितना है आपका ऑक्सीजन। इसका प्रतिशत तो सेम ही है, बस इसकी जो कुल मात्रा है वो तो परिवर्तित हो रही है। अगर आप ऊपर और जाओ और ऊपर चले गए हम लोग, ये 400 की बजाय रह गई 300। अब 300 का जो 78% है वो है आपका नाइट्रोजन और 21% आपका ऑक्सीजन। लेकिन कुल मात्रा में जो आपका नाइट्रोजन है, जो आपका ऑक्सीजन है, वो तो धीरे धीरे करके कम हो रहा है ना, लेकिन प्रतिशत सेम है, प्रतिशत बिल्कुल समान है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। तो ये जो चीजें हैं जहां पर हर एक गैस का जो प्रतिशत है वो समान रहता है उसे हम कहते हैं सममंडल। और ये धरती के धरातल से लेकर 88 किलोमीटर तक ऊपर जाता है और ये बन जाता है आपका सममंडल। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कभी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हो गई 90%, थोड़ा और ऊपर गए हीलियम बहुत ज्यादा बढ़ गई, और ऊपर गए नाइट्रोजन का और प्रतिशत बढ़ गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आ जाती हैं आपके विषम मंडल में, जहां पर प्रतिशत कभी भी समान नहीं रहता है किसी एक गैस का। तो आपने जो ऊंचाई है 88 किलोमीटर, ये ध्यान रखनी है कि सममंडल इसके नीचे है, इसके ऊपर है आपका विषम मंडल या फिर हेट्रोस्फीयर। ठीक बात है। तो ये गैसेस की जितनी भी मात्रा है ये आपको पता होनी चाहिए। इन सारी 10 गैसों को आपने लगाना है इस पूरे अनुक्रम में कि बढ़ते क्रम में लगाएं आप इन्हें या घटते क्रम में लगाएं। एग्जाम में, पेपर में कैसा प्रश्न आए आपको पता हो कि इसका आंसर कैसे निकालना है। ठीक बात है। तो गैसेस इस तरीके से हैं।
और जब हम कहें कि धरती का ये जो वायुमंडल है, अभी तो इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लेकिन शुरुआत में जब धरती बना था तब धरती के आसपास का जो पूरा वायुमंडल है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों गैसेस का ही वर्चस्व था। इसके अलावा जो बाकी गैसें हैं वो धीरे 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 करके धरती पर आई हैं। ठीक है, तो वो धरती का उस टाइम का वायुमंडल था, उस समय का वायुमंडल था। अब जो वायुमंडल है वो इस समय का वायुमंडल है। तो इस समय का जो है वो हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि यही हमारे आगे आने वाले क्लासेस में हमें सहायता करेगा। तो सिलेबस भी कंप्लीट तो करना ही है और समझना भी है, वो तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो एक तो हो गया आपकी गैस। फिर हम बात करेंगे आपके जल वाष्प की। देखिए जल वाष्प क्या होते हैं। जल वाष्प, पहली बात तो जो वायुमंडल है उसमें आए कैसे हैं। देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप कह लीजिए कि तरल से गैस में बदलाव आए, या फिर ठोस से तरल हो और फिर गैस बने, या फिर सीधा ही ठोस से गैस बन जाए। तीन ही संभावनाएं हैं। मैं गैस किसको बोल रही हूं? मैं गैस बोल रही हूं जल वाष्प को। एक तो जल है जो कि तरल अवस्था में है, लेकिन जब इसका हम लोग तापमान में वृद्धि करते हैं तब क्या होता है, तब ये बन जाते हैं जल वाष्प, मतलब एक गैस का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस चीज को मैं क्या बोलती हूँ, इसे हम लोग बोलते हैं आपका वाष्पीकरण। ये कहलाया जाता है वाष्पीकरण, जहां पर आपका जो तरल पानी है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि तापमान में वृद्धि हो रही है। एक तो ये कारण है कि वायुमंडल में जल वाष्प पाए जाते हैं। दूसरा है आपका वाष्पोत्सर्जन। देखो ये क्या है, ये है कि जैसे हम लोगों ने ये देखा है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपने लिए पानी का जो स्टोरेज है, एक संग्रह जो है वो बनाकर रखते हैं। जैसे मान लो कि कई बार बारिश नहीं हुई, लेकिन उससे पेड़ मर तो नहीं जाएगा, और अगर मर भी सकता है तो पहले से ही अपना एक जुगाड़ करके रखेगा कि अगर तापमान में वृद्धि हो गई, पानी फिर भी नहीं आया, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो कुछ ना कुछ में जो कारण है, कुछ ना कुछ का जो ये सोल्यूशन है, वो है आपका वाष्पोत्सर्जन। हर पेड़ की जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों में एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, उसमें स्टोमेटा में जो पानी है उसको किया जाता है संग्रह। यहाँ पर जल संग्रह का एक स्थान है जो किया जाता है, और जब तापमान में वृद्धि होती है या फिर पानी की कमी होती है तो पूरा पेड़ जो है उस पानी को अपने लिए प्रयोग में लेकर आता है। लेकिन कभी कभी जब टेम्परेचर या तापमान बहुत बढ़ जाए तो इन जगहों से भी पानी का वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। उसी वाष्पीकरण को हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण तो आपका बिल्कुल सरल सा है कि पानी है, टेम्परेचर या तापमान वृद्धि हुई, वाष्प बन गए। ये वाला एक बहुत ही विशेष केस है जिसमें जो पेड़ की पत्तियों में स्टोमेटा में पानी आपका संग्रह है उसको हम लोगों ने वाष्पीकरण करवा दिया है। तो ऐसे भी जो जल वाष्प है वो वातावरण में आ सकते हैं। और एक तीसरी चीज है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? जहां पर सीधा ही जो ठोस है वो अपने आप ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे आपने कपूर की गोलियां देखी होंगी, है ना? तो कपूर की गोलियां ठोस होती हैं, और अब वो ठोस होती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो उनका वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। तो ये पहले ऐसा नहीं है कि पहले ठोस में होगा, फिर तरल में, फिर गैस में, ऐसा तो नहीं है। अगर सीधा ही ये ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहे हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं? ऊर्ध्वपातन। उसी प्रकार से आप कहिए कि जो बर्फ है, अगर वो बर्फ सीधा ही गैस में परिवर्तित हो रही है तो उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। और उस वजह से भी जो जलवाष्प है वो हमारे पूरे वायुमंडल में फैले हुए नजर आते हैं। ठीक बात है। तो जलवाष्प इस तरीके से हमें मिलते हैं। और जलवाष्प अगर हम देखें तो हम लोगों ने धरती जब किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि धरती के ये जो भूमध्य रेखा है वहां पर जो सूरज है वो सारे साल बना सा रहता है, क्योंकि चाहे सूरज कर्क रेखा पर हो, चाहे सूरज आपका मकर रेखा पर हो, हमेशा भूमध्य रेखा पर तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती ही होती थी। तो जब ज्यादा तापमान में वृद्धि होती है तब वाष्पीकरण भी क्या होता है? बढ़ता तो है। इसीलिए भूमध्य रेखा पर तापमान में वृद्धि होने के कारण जो
जलवाष्प बने हैं वो सबसे ज्यादा हैं। और जैसे जैसे आप लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी। तापमान में कमी आएगी तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें भी घटोतरी होती है, और इसीलिए भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक आपके जो जलवाष्पों की मात्रा है वो कम होती है। ये बात हमें समझ में आई है। दूसरा, अगर हम धरती के धरातल की बात करें, धरातल के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा मात्रा में वाष्पीकरण की वजह से वाष्प होते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके ऊपर जाओगे वैसे वैसे जो आप कह लीजिए कि तापमान है वो घटता है। अगर हम यहाँ से ऊंचाई पर जा रहे हैं तापमान घटता है, और तापमान के घटने की वजह से जो वाष्पीकरण है वो भी संभव नहीं हो पाता, और इसीलिए ऊंचाई के साथ भी वाष्पीकरण की मात्रा या जल वाष्पों की जो मात्रा है वो घट जाती है। ठीक बात है। तो अक्षांश रेखाओं के साथ और ऊंचाई के साथ दोनों ही केसेस में जो जलवाष्पों की मात्रा है वो कम हो जाती है, और भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा है और ध्रुव रेखा पर या ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम है। ये बात सही है। और जितने भी आपके वायुमंडल में, देखो वायुमंडल में बादल बनते हैं, वो बादल कैसे बनते हैं? बादल बनते हैं जब हम आगे करेंगे धूल के कण, पहले वो कर लेते हैं, चलो पहले धूल के कण कर लेते हैं, फिर बताऊंगी कि कैसे जलवाष्पों की और धूल के कणों की वजह से सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो धरती के धरातल के आसपास ही होती रहती हैं। ठीक है, तो पहले करेंगे धूल के कण। ये वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है ये वहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि आप खुद भी सोचिए कि जितना आप धरती के पास होते हैं उतना ही ज्यादा जितने भी आपके भारी पदार्थ हैं वो उपस्थित होने के लिए लायक हो जाते हैं। जितना आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है आपको जाने नहीं देता ऊपर की तरफ, इसीलिए धूल के कण आपको सबसे ज्यादा वहां मिलेंगे जहां पर धरातल के पास की उपस्थिति है। उसके अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे बहुत ज्यादा तो धूल के कण आपके बहुत सारे कम हो जाते हैं, क्योंकि धरती का लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस वजह से सारे जो धूल के कण हैं वो हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं, और साथ में ये धूल के कण उन क्षेत्रों में ज्यादा मिलते हैं जो कि शुष्क हैं। शुष्क का मतलब होता है जहां पर पानी की मात्रा की कमी है, जहां पर बारिश कम होती है, जहां पर वर्षा कम होती है, तो वहां पर ज्यादा मिलेंगे आपको। और ये आए कहां से? सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछना चाहिए था मुझे आप लोगों से कि ये आए कहां से हैं? ये आए हैं, आप कह लीजिए कि जो ज्वालामुखी फटे हैं उनसे जो कण निकले हैं वो भी तो एक तरीके के कण ही हैं, वो फैले हुए पूरे वायुमंडल में। साथ में कुछ जो हवाएं हैं वो अपने साथ धूल के कण लेकर आती हैं, चीजों को तोड़ती रहती हैं, तोड़ने के उनको कणों में परिवर्तित करती रहती हैं और वायुमंडल में लेकर घूमती रहती हैं। तो ये सभी प्रक्रियाओं के बाद हमें पता लगता है कि हाँ, धूल के कण हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। ठीक बात। और सबसे खास बात इनकी जो है वो ये है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं आर्द्रताग्राही कण। आर्द्रताग्राही कण भी इनको हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि जैसे जैसे हम बात करते हैं धूल के कण ऊपर की तरफ जाते हैं उनकी मात्रा में कमी आती है, जल वाष्प भी ऊपर जाते हैं तो उनकी मात्रा में कमी आती है। एक ऐसा ऊंचाई है जहां पर जितने भी आपके धूल के कण उपस्थित हैं ये कार्य करते हैं किस रूप में? आपके आर्द्रताग्राही कण के रूप में। इसका मतलब क्या है? जितने भी जल वाष्प उपस्थित हैं यहाँ पर वो सब इनके साथ आकर बिल्कुल चिपक जाते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, ये बन जाता है पानी जो कि तरल अवस्था में है। तो जब इन कणों के आसपास सभी ये जलवाष्प चिपक जाते हैं तब जाकर बनती है पानी की एक बूंद जो कि तरल अवस्था में है। अगर ये जलवाष्प ना हो तो धूल के कणों का होना बिल्कुल मतलब कोई उसका महत्व नहीं है। और अगर जलवाष्प ना हो, अगर धूल के कण ना हो तो जलवाष्प जो है वो किसके चारों तरफ जाकर चिपक कर एक बूंद बनाएंगे, पानी बनाएंगे, बादल बनाएंगे, उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए बादल बनने के लिए मुझे धूल के कण भी चाहिए हैं और मुझे जलवाष्प भी चाहिए हैं। अगर दोनों में से एक भी नहीं होगा तो बारिश आपकी नहीं होगी, क्योंकि बादल ही नहीं बनेगा, है ना। तो इसी वजह से ये जो पूरे के पूरे चीजें हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ धरती के धरातल के बिल्कुल कम ऊंचाई पर ही देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि बादल बनना, बारिश होना, तूफान आना, चक्रवात आना, ये सब इसी पूरी की पूरी परत में होते हैं।
ठीक बात है। तो धूल के कण कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, और साथ में इनका एक और महत्वता है, ये क्या करते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी हैं ये इसके। ये क्या मतलब है, देखो प्रकीर्णन क्या होता है, जब भी कोई, आप कह लीजिए कि आप मान लेते हैं कि जो हरे रंग का जो प्रकाश है वो आ रहा है और बीच में सूर्य की किरण जो है टकराई है किसी धूल के कण से। जब धूल के कण से टकराई है वो, तो यहाँ पर भी चली गई, यहाँ पर भी चली गई, यहाँ पर भी चली गई, हर जगह चली गई। इसको हम कहते हैं प्रकीर्णन, कि धूल के कणों की वजह से पूरे प्रकाश का ऐसे फैल जाना। और जब ये फैलते हैं तभी जो हरा रंग है, क्या पता हरा रंग हो, हरा रंग जो है हरा रंग ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत लाल भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ये आपका जो ऑरेंज कलर का है, नारंगी कलर है, वो भी हो सकता है, जो आपका बैंगनी कलर है वो भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं प्रकीर्णन, जिसमें एक जो रंग है वो धूल के कणों से टकरा के वो कई रंगों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि धूल के कण उपस्थित है आपके वायुमंडल में। कहाँ से आए, क्यों आए, क्या महत्वता है और किस तरीके से बादल बनाने में ये सहायता करते हैं, ये हमारे को पता हो। तो वायुमंडल की जो संरचना है वो इस तरीके से हुई है कि इन्हीं तीन चीजों के सहारे हम लोग बाकी सब जो चीजें हैं वो कर लेते हैं। ठीक बात है। तो ये है आपका वायुमंडल का संघटन, इतना हमें स्पष्ट है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना की। देखिए हमने एक संरचना तो कर ली है, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो परतें हैं पूरे वायुमंडल की, एक है सममंडल, एक है विषमंडल। सममंडल है आपका 88 किलोमीटर तक, जहां पर हर गैस के जो प्रतिशत है वो समान रहती है, भले ही उसकी जो कुल मात्रा है वो कम हो जाए। लेकिन अब जो दूसरा आपका आप कह लीजिए क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण जो है वो हम करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पूरे वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित करके रखा हुआ है। देखिए ये जो पूरा धरती का धरातल है, इसके ऊपर सबसे पहला जो परत है वो है आपका क्षोभ मंडल, फिर है आपका समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और फिर आपका बाह्य मंडल। ये 5 जो परतें हैं ये हम लोगों को पढ़नी है कि इनकी क्या महत्वताएं हैं और इनका क्या स्वभाव है, और यहाँ पर तापमान में कमी आती है, तापमान में वृद्धि होती है, ये हम लोगों को देखना है। चलिए तो इन 5 को शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले करते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। देखिए ये है आपका धरती का धरातल, ऊपर जाते जाइए आप और अंत में आपको यहां तक बाह्य मंडल देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षोभ मंडल की। चलिए क्षोभ मंडल में हम देखते क्या है कि सबसे पहली बात तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। धरती का धरातल ये है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो ऐसे है, ये है आपका भूमध्य रेखा और ये है आपका ध्रुवीय क्षेत्र या ध्रुवीय जो पूरा का पूरा कोण है वो की हम बात करते हैं। 0 डिग्री पर या फिर भूमध्य रेखा की अगर मैं बात करूं तो क्षोभ मंडल का जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो है 18 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्रों में है ये आपका 8 किलोमीटर। क्योंकि देखिए जो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो तापमान है वो काफी ज्यादा है और तापमान की वजह से जितने भी आपके धूल के कण हैं या फिर आपकी जो और गैसें हैं उनके पास आ जाती है एनर्जी, उनके पास आती है ऊर्जा, और वो ऊर्जा कहाँ प्रयोग करते हैं? वो प्रयोग करते हैं ऊपर की तरफ जाने में। तो यहाँ तक 18 किलोमीटर तक वो जाते रहते हैं और यहाँ पर आकर वो रुक जाते हैं, क्योंकि इसके आगे धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उनको जाने नहीं देता। ये बात ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर आऊं ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो यहाँ पर जो तापमान है वो काफी कम है और तापमान में कमी आने की वजह से जितने भी आपके गैस के भी अणु हैं, जो आपके जलवाष्प हैं, जो आपके धूल के कण हैं, इन सब की ऊर्जा खत्म हो जाती है। और जब ऊर्जा खत्म होती है तो वो थोड़े से सघन हो जाते हैं और सघन होने की वजह से वो थोड़े भारी होंगे और भारी चीज हमेशा कहाँ आती है? नीचे की तरफ आती है। तो सारे धूल के कण, जलवाष्प या फिर आपके और सारी भी जो गैसें उपस्थित थी वो सब आ जाती हैं नीचे और 8 किलोमीटर तक ही मुझे सबसे ज्यादा मात्रा की जो गैसें, धूल कण या फिर जलवाष्प है वो देखने को मिलते हैं। और क्षोभ मंडल वो है ही परत जहां पर मुझे सबसे ज्यादा धूल के कण, सबसे ज्यादा जलवाष्प और सबसे ज्यादा गैसें उपस्थित दिखाई देती हैं। तो इसीलिए इसकी जो ऊंचाई है वो अलग अलग है। अगर मैं भूमध्य रेखा की बात करूं तो 18 किलोमीटर है और अगर मैं बात करूं 90 डिग्री या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों की तो वहां पर है ये 8 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं 45 डिग्री की
उसमें तो ना ठंड है ना गर्मी है, दोनों चीजें हैं वहां पे। तो अगर मैं बात करूं 45 डिग्री की, 45 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, अगर उसमें है गर्मी, गर्मी में तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई हो जाती है कम से कम 15 किलोमीटर के आसपास। लेकिन जब इसमें सर्दी होती है तब इसमें क्या होता है, इसकी ऊंचाई रह जाती है सिर्फ 12.5 किलोमीटर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि तापमान में वृद्धि, गैस, जलवाष्प और धूल के कणों में ऊर्जा, वो ऊर्जा जाती है थोड़ा सा इनको ऊपर लेकर, जितनी ऊपर तक ये लेकर जा पाएगी वहां तक क्षोभ मंडल रहता है। जब सर्दियों में तापमान कम हो गया है तो इनका भी जो तापमान है वो कम होगा, धूल के कणों का, जलवाष्पों का और आपकी गैसों का। तो तापमान में कमी आने की वजह से इनका जो घनत्व है वो बढ़ता है, और घनत्व बढ़ने से वो चीज़ भारी होती है, और भारी चीज़ हमेशा आती है नीचे, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ 12.5 किलोमीटर तक ही उपस्थित रह पाते हैं। ये बात सही है। तो इसीलिए यहाँ पर तो बिल्कुल फिक्स है कि इतना ही होगा। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर ही है, और आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में ये सिर्फ 8 किलोमीटर ही है ना। लेकिन जो आपका ये वाला क्षेत्र है अक्षांश रेखा 45 के आसपास वाला, यहाँ पर चीजें अंतर में आती रहती हैं, कभी 15 किलोमीटर है, कभी आपका 12.5 किलोमीटर है। तो अगर मैं इसका औसतन निकाल लूँ, औसतन हम क्या बोल सकते हैं कि ये 13 किलोमीटर की ऊंचाई है ट्रोपोस्फेयर की या क्षोभ मंडल की। तो ये जो ऊंचाई है वो ऐसे जा रही है भूमध्य रेखा से लेकर फिर धीरे धीरे करके नीचे, और अंत में 8 किलोमीटर तक ये रहती है ध्रुवीय क्षेत्रों तक। ठीक बात है। यहाँ पर जब सब कुछ ही उपस्थित है तो यहाँ पर क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, तूफान आएंगे, चक्रवात आएंगे। तो ये सब जो सारी चीजें हैं ये हो रही है क्षोभ मंडल में, जो कि पहली परत है हमारे वायुमंडल की। ठीक बात है। फिर हम बात करते हैं दूसरी परत की। अच्छा, इसके अलावा और भी हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि जितने भी आप कह ले कि हवा यहाँ पर चलती है, जब हवा यहाँ पर चलेगी तो काफ़ी सारे जो एरोप्लेन्स हैं वो यहाँ नहीं चलते हैं, क्योंकि हवा चल रही है ऐसे, आपको जाना है ऐसे, तो क्या होगा, अंत में आपकी जो गति है वो कम हो जाती है। गति कम होने से जो इंजन है वो ज़्यादा जो तेल है वो खाता है, इसीलिए आप यहाँ पर ना ही चलें तो बेहतर रह जाएगा, क्योंकि आप ऊपर भी चल सकते हैं ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे इस बात की। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग समताप मंडल की। समताप मंडल की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो ओजोन की परत है वो उपस्थित है। ओजोन की परत इसमें उपस्थित है, और ओजोन की परत करती क्या है, सूरज से आने वाली जितनी भी पराबैंगनी किरणें हैं उन सबको कर लेती है ये अवशोषित, और कहीं भी वो जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती के सतह तक नहीं पहुंच पाती। अगर वो धरती की सतह पर पहुंच जाए तो हमारे को जो त्वचा की बीमारियां हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। त्वचा कैंसर भी काफ़ी ज़्यादा आप कह लीजिए कि कॉमन फिनोमेना नज़र आता है, फिर अगर ज़्यादा पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर के ऊपर टकराती हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी उपस्थित है ओजोन की परत, जो क्या करती है, आने वाली पराबैंगनी किरणों को कर लेती है अवशोषित। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। एक तो ये चीज, दूसरा जितने बादल बनने थे वो सब नीचे बन गए, जितनी हवा चलनी थी वो नीचे चल गई। ऊपर क्या है, बिल्कुल शांत माहौल है, बिल्कुल शांत माहौल है। जो पक्षी हैं वो भी यहाँ पर ही टहल सकते हैं, आराम से जा सकते हैं यहाँ से वहाँ। जितने भी हमारे एरोप्लेन्स हैं वो जा सकते हैं यहाँ से वहाँ। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम लोग क्षोभ मंडल में नहीं कर पा रहे थे वो हम कर पाते समताप मंडल में। इस बात की हमें बिल्कुल स्पष्टता है। अगर हम देखें जैसे क्षोभ मंडल में ना काफ़ी ज़्यादा CO2, आपका आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब भी तो उपस्थित थे। अगर मैं बात करूँ सारे क्षोभ मंडल में आपकी CO2 की या मीथेन की, CH4 की, या आपके और कोई भी एक्सेट्रा आपकी गैसेस की, तो हम क्या देखते हैं ना कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि आने वाले जो सौर विकिरण है उनके लिए तो पारदर्शी होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये आपका धरती का धरातल है, यहाँ से सूरज से आ रही हैं सौर विकिरण, यहाँ पर आपके उपस्थित हैं कई सारी गैसें जिसमें CO2 होगी, CH4 होगी। इनको तो इन्होंने आने दिया, आने वाले जो सौर विकिरण है उनको इन्होंने आने दिया। लेकिन जब धरती ने उसको पूरा अवशोषित किया और फिर उसको निकालना बाहर शुरू किया, तब जो किरणें जा रही हैं उन सबको कर लिया है इसने अवशोषित, उसको जाने नहीं दे रही।
तो आने वाले के लिए तो ये पारदर्शी हैं, लेकिन जाने वाली के लिए अपारदर्शी हैं और इन सबको ये कर लेती हैं अवशोषित। इनका अवशोषण होने की वजह से ही क्या होता है, जो आपका धरती के वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी CO2, CH4 ये गैसें उपस्थित होंगी, उतना ही ज़्यादा आप कह लीजिए कि धरती का तापमान, वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, क्योंकि वो जाने वाली को रोकने के लिए, जाने वाली को अवशोषित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, आप मान लीजिए कि आप किसी जगह पर गए हैं, आप कार लेकर गए हैं, गर्मी बहुत है, आपने इसे चला रखा था, लेकिन जब आप बाहर निकले तो आपने गाड़ी बंद कर दी। आप 1 घंटे के बाद आए, गाड़ी धूप में खड़ी थी, जैसे ही आपने प्रवेश किया, क्या वैसे ही आपको बहुत गर्मी नहीं लगती? वो क्यों लगती है? क्योंकि जो आपका पूरा का पूरा वो सतह है पूरी कार का, वो आने वाले सौर विकिरणों के लिए तो पारदर्शी है, वो उसमें आ गई। लेकिन जब कार ने वो चीज़ें अवशोषित कर ली और फिर उनको रिलीज करना शुरू किया, उसको जब जाने दे रहे थे, जाने भी नहीं दिया उन्हें। और जब जाने नहीं दिया तो वो क्या है, वो आपकी गर्मी वाली विकिरणें हैं। तो धीरे धीरे पूरा जो कार है आपका क्या हो गया, गर्म हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, कि वो प्रभाव जिसमें जो गैसें हैं वो आने वाले सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी हैं, लेकिन जाने वाली जो आपकी पार्थिव विकिरणें हैं उनके लिए वो अपारदर्शी हैं, उनको वो अवशोषित कर लेती हैं और धरती के वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती हैं। तो जितनी गैसें होंगी आपकी CO2, CH4, उतना ही ज्यादा आपका जलवायु परिवर्तन होता है, उतना ही ज्यादा आपके वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा। उसे हम क्या कह देते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। सही बात है। तो क्षोमंडल में ये गैसें उपस्थित हैं, समताप मंडल में ओजोन उपस्थित है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है वो भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर एरोप्लेन्स उड़ते हैं, यहाँ पर पक्षी उड़ते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं आगे वाले इसके मध्य मंडल की। मध्य मंडल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी आपके उल्का पिंड हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। जितने भी उल्का पिंड आएंगे वो जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर धरती पर बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि धूल के कण उपस्थित हैं, और जब वो टकराएंगे उनसे तो उनसे जो ऊर्जा निकलेगी उस वजह से उनमें आग लग जाती है। तो उसी को हम कहते हैं कि आपके जिसे कहते हैं टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा नहीं है वो, वास्तव में उल्का पिंड जल के नीचे धरती की तरफ आ रहा होता है। तो कभी अगर दिखे टूटता हुआ तारा तो ऐसे विश मत मांगना, क्योंकि क्या पता पूरी ना हो, क्योंकि इसका जो वैज्ञानिक अवधारणा है वो तो ये है। अगर विश्वास है तो मांग लीजिए, मांगने में तो कभी भी कोई हर्ज नहीं करना चाहिए, भगवान से तो कभी मांग सकते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक जो वैज्ञानिक प्रभाव है वो आपको पता हो। पेपर में प्रश्न में ये पूछे जाएंगे, बाकी सब जो ये फिल्मों वाली बातें थी वो पूछी नहीं जाती, इसीलिए थोड़ा सा बस स्पष्ट कर रही हूँ मैं तो। चलिए फिर आगे चलेंगे हम लोग तापमंडल में। तापमंडल में क्या है ना कि बहुत कम गैसों की उपस्थिति है, क्योंकि हम अब आ गए हैं बहुत ज़्यादा ऊपर। हम जब बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं तब धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको और ऊपर जाने नहीं दे रहा है, इसीलिए ये सब नीचे की तरफ रह गए हैं और ऊपर बहुत कम गैस के जो अणु हैं वो उपस्थित है। गैस उपस्थित है यहाँ पर, और धूल के कण तो बिल्कुल ही कम उपस्थित होंगे यहाँ पर, क्योंकि वो तो वैसे ही भारी हैं, तो वैसे ही वो सब कुछ यहाँ नीचे की तरफ रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर क्या होता है ना कि तापमंडल में दो चीजें हैं। जब सूरज की विकिरणें आती हैं तब जितने भी ये गैस के अणु हैं वो सभी अणु इस पूरी ऊर्जा को कर लेते हैं अवशोषित, और बहुत ज्यादा हो जाते हैं गर्म। बहुत ज्यादा हो जाते हैं गर्म, क्योंकि देखो अगर सूरज की विकिरण यहाँ पर है, उसको यहाँ से यहाँ पर आने के लिए बहुत दूरी तय करनी पड़ रही है, और जब दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ती है तब क्या होता है, उन चीज़ों का अवशोषण हो जाता है, या फिर वो कहीं ना कहीं विकिरण हो, उसका अपरकिरणन हो जाता है, कहीं पर वो दूर चली जाती है, कहीं पर वो नहीं आ पाती है यहाँ तक, या फिर वैसे ही उसको रिफ्लेक्ट बैक करके वापस भेज दिया, है ना। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं ये होती रहती हैं, और इसीलिए यहाँ पर दूरी कम तय करनी पड़ रही है। जितने भी आपके गैस के अणु हैं वो सब इस पूरी ऊर्जा को कर लेते हैं अवशोषित और बहुत गर्म हो जाते हैं। इनका जो तापमान है वो कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक बढ़ जाता है, और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो तापमंडल है पूरे वायुमंडल की सबसे ज़्यादा गर्म परत है।
क्यों है? क्योंकि यहाँ तक आते आते सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको ऊर्जा देती हैं और वो बहुत गर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस परत में जाओ तो आपको तापमान में वृद्धि लगेगी ही नहीं। जैसे अगर आप 1500 डिग्री सेल्सियस की बात करो तो हम तो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस वायुमंडल की परत में जाओगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि इतना तापमान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमें तापमान कब महसूस होता है? जब हमारे शरीर पर जो गर्म गैस के अणु हैं या फिर गर्म धूल के कण हैं वो बार बार ऐसे हिट करते हैं, तभी हमें गर्म महसूस होता है। यहाँ पर देखो कितने दूर दूर ये धूल के कण या गैस के अणु हैं। तो बहुत एक बार एक अणु टकराया, फिर दूसरी बार दूसरा अणु टकराया, तो इतने में तो जो हमारा बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उतना तापमान वो महसूस ही नहीं कर पाता। तो तापमंडल पूरे वायुमंडल की सबसे गर्म परत होने के बावजूद भी यहाँ पर हम लोग बहुत तापमान को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1500 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो सिर्फ गैस के अणुओं के तापमान की बात कर रहे हैं, ना कि हमारे तापमान की बात कर रहे हैं। ठीक बात है। एक तो ये हो गया। इसमें एक और खास बात है कि यहाँ पर आपको दिखाई देती है ऑरोरा। ऑरोरा को हम लोग बोलते हैं उत्तरी प्रकाश और आपका दक्षिणी प्रकाश, क्योंकि ये आपको वहाँ मिलती हैं जहाँ पर धरती के आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कमज़ोर होती है, और वो कमज़ोर होने की वजह से जो सूरज से आने वाली विकिरणें हैं, जो आयन है बेसिकली, वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वो आयन क्या करते हैं, अलग अलग कलर की जो आकृति है वायुमंडल में वो बनाते हैं। उन्हें हम ऑरोरा कहते हैं, या फिर दक्षिणी प्रकाश या उत्तरी प्रकाश भी कह सकते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भी होते हैं ये और दक्षिणी गोलार्ध में भी होते हैं। तो ये यहाँ पर प्रसिद्ध है, यहाँ पर देखे जाते हैं। और फिर आता है आपका अंत में बाह्य मंडल। बाह्य मंडल है जहाँ पर आपका बहुत ही अंत तक जो स्पेस है वो शुरू हो जाता है। तो ये अगर हम देखें तो ये 5 है आपके मंडल, जिसमें हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल की बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने देखनी है ऊंचाई। जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक से अगर हम देखें कि धरती का धरातल है, ये ऊपर आप जाओगे तो 18 किलोमीटर तक, या फिर आपका मैं से इसको ऐसे कर दूं, ये 8 किलोमीटर तक ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र है। ये है आपका सारा का सारा क्षोभ मंडल, जिसमें क्या व्यवहार है, क्या स्वभाव है, वो हम लोगों ने देख लिया। 18 किलोमीटर के आगे 50 किलोमीटर तक अगर मैं जाऊं तो आपको देखने को मिलता है समताप मंडल। समताप मंडल 50 किलोमीटर से आप आगे जाइए 80 किलोमीटर तक, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मध्य मंडल। आप ऊपर जाइए और 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ताप मंडल। और उसके आगे कम से कम आप 3000 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको धरती का बाह्य मंडल जो है वो नजर आता है। तो ये सब तो इनकी ऊंचाइयां हैं। और हमें क्या पता है, जो आपका क्षोभ मंडल है वहां पर धरती के धरातल से लेकर ऊपर जब आप जाएंगे तो तापमान में कमी आनी शुरू होती है। तापमान होता है कम, क्योंकि हमें पता ही है जैसे हम लोग समतल वाले क्षेत्र से जाते हैं पहाड़ों की तरफ, तापमान तो कम ही होता है। और ये तापमान 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है कम। अगर आप जा रहे हैं ऊपर की तरफ और आपने 165 मीटर चले ऊपर की तरफ, तो 1 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सामान्य ह्रास दर। इसे हम कहते हैं सामान्य ह्रास दर या फिर नॉर्मल लैप्स रेट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मल लैप्स रेट या फिर सामान्य ह्रास दर। उसके बाद समताप मंडल में क्या होता है, क्योंकि समताप मंडल में यहाँ पर आपकी ओजोन की परत उपस्थित है, इसीलिए ये आने वाली किरणों को अवशोषित करती है, जिससे कि इस पूरी परत का तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि किरणें है ना, ऊर्जा है, वो उसको अवशोषित कर लिया गया, इसका तापमान बढ़ गया। इसीलिए जब आप यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि। तापमान में होती है वृद्धि जैसे हम लोग समताप मंडल के नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाते हैं। और फिर बात आती है आपके मध्य मंडल की। इसमें भी बिल्कुल समान ही है क्षोभ मंडल के, क्योंकि यहाँ पर कोई ओजोन की परत नहीं है, तो इसीलिए आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका जो तापमान होता है वो भी हो जाता है कम।
ऊपर जाओ तापमंडल में तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तो यहाँ पर आपका आयन मंडल भी उपस्थित है, इसको भी लिख लेंगे हम लोग एक बार कि इसमें आयन मंडल भी उपस्थित है। और ये आयन मंडल जिम्मेदार है, उत्तरदायी है किसके लिए? जो हम लोग सिग्नल्स रिसीव करते हैं ना, कि एफएम हम लोगों ने सुन लिया, हम लोगों ने मैसेज भेजा किसी के पास और एकदम से उसी के पास पहुंच गया वो, तो ये सब जो रेडियो किरणों के थ्रू हो रहा है, उन सबको करने के लिए जो रेडियो किरणें हैं वो कहाँ से टकरा कर नीचे आती हैं? यहाँ से टकरा कर नीचे आती हैं। तो अगर आयन मंडल ना होता तो हमारे यहाँ पर जो बातचीत है, जो फोन है, वो संभव नहीं हो पाते। तो ये ध्यान रखेंगे, आयन मंडल की उपस्थिति की वजह से तापमंडल में हमारी जो बातचीत है वो संभव हो पाई है। तो इसका जो तापमान है धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ये ऊंचाई के साथ ही बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अगर आप आगे जाओगे बाह्य मंडल में, देखो बाह्य मंडल में भी जो गैस के अणु हैं वो बहुत कम उपस्थित हैं और उस वहां पर आने के लिए तो और भी कम जो तापमान है वो देखने को मिलता है, मतलब और भी ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल किसी भी तरीके से सौर किरणों को रोकने के लिए कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर तो आपको देखने को वो चीज़ें मिल ही जाएंगी कि तो यहाँ पर भी जो यहाँ पर गैस के अणु होंगे उनका भी जो तापमान होता है वो काफ़ी अधिक होता है। तो तापमान बहुत अधिक होने की वजह से इसको भी हम क्या कहते हैं कि ये भी एक ऐसी परत है जिसमें काफ़ी तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक बात है। तो क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि अंतिम जो छोर है वो इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ तापमंडल को ही बोलते हैं कि ये धरती के वायुमंडल वाली सबसे गर्म परत है। क्योंकि वो वाली जो परत है ना बाह्य मंडल वाली, ये कोई अंतिम सा छोर इसका ना इसे पता सा नहीं है हमें कि कहाँ पर ये खत्म होता है, तो इसलिए हम तापमंडल को बोलते हैं कि सबसे गर्म परत है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने ऊंचाई पर ये क्षोमंडल खत्म होता है, क्षोमंडल होता क्या है, समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति है तो ओजोन करती क्या है, तापमान में वृद्धि हो रही है, तापमान में घटोतरी हो रही है, ये सब ऊंचाई के साथ साथ आपको पता हो कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ये सूर्य विकिरणें क्या है, पराबैंगनी विकिरणें क्या है, धरती से जो दोबारा विकिरण जा रही है स्पेस की तरफ वो क्या है, वो कैसे बनती है, इन सब को हम लोग कवर करेंगे आगे आने वाले क्लासों में। अभी ये है पूरा आपका आधार। जैसे आपको मैंने बताया है, अगर मैं पूरा निचोड़ निकालूं इस पूरे क्लास का, तो हमने देखा है कि वायुमंडल जो है हमारा 3 घटकों से बना है, जलवाष्प है, गैस है और आपके धूल के कण हैं। तीनों की क्या विशेषताएं हैं वो हम लोगों ने देखी, साथ में हम लोगों ने सममंडल और विषममंडल को देखा, और फिर हम लोगों ने संरचना करी वायुमंडल की इन 5 परतों के द्वारा। क्षोमंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, इनमें उसके ऊपर मध्य मंडल क्या है, फिर तापमंडल, फिर बाह्य मंडल, इन सब की ऊंचाई कितनी है, इन सब में तापमान जो है वो कैसे कैसे घट रहा है या बढ़ रहा है परत दर परत, वो हम लोगों ने देखा। इसी तरह एक और चीज़ और आपको देखनी है कि हम मानते हैं कि 0 मतलब धरती के धरातल पर जो तापमान है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं धरती के ऊपर आकर गिरती हैं, धरती की जो सतह है आपकी वो उसको अवशोषित करती है और फिर धीरे धीरे करके रिलीज करना उसको शुरू करती है। तो आपका ये जो धरती का सतह है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे तापमान में वृद्धि नहीं होती है बल्कि घटोतरी होती है। तो यहाँ पर जो तापमान है वो कम से कम -80 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर जाओ समताप मंडल के बिल्कुल अंत में, वहाँ पर मिलेगा आपको 0 डिग्री। आप ऊपर जाओ और यहाँ पर मिलेगा आपको -100 डिग्री, और ऊपर जाओ यहाँ मिलेगा 1500 डिग्री, और ऊपर जाओ यहाँ पर आपको मिलेगा कम से कम 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि जो 2 मंडल होते हैं उनके बीच एक सीमा होती है। जैसे क्षोमंडल के बाद होगी क्षोमंडल की सीमा, समताप मंडल के बाद होगी समताप मंडल की सीमा, क्योंकि एकदम से कोई परत जो शुरू नहीं हो जाती, धीरे धीरे करके उसके जो व्यवहार है, जो स्वभाव है वो निकलकर सामने आता है। इसीलिए कुछ जो किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, उसको मानते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्षोभमंडल की विशेषताएं भी हैं और यहाँ पर समताप मंडल की विशेषताएं भी हैं। ठीक है, तो क्षोभमंडल क्या है, बाकी सारी और मंडल क्या है, कौन सी परतों की क्या खास बात है, उल्का पिंड कहाँ जलते हैं, औरोरा किस मंडल में दिखती हैं,
और जो सैटेलाइट है, उपग्रह जो है हमारे, वो कहाँ चक्कर काटते हैं धरती के चारों तरफ, वो सब जो चीज़ें हैं वो आपने देखनी है और एक बार इनको दोहराना है। आपको इस पूरी वीडियो में, इस पूरे कंसेप्ट में कोई भी अगर डाउट आता है, समस्या आती है, तकलीफ आती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको सुलझाएंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा कीजिएगा। थैंक यू सो मच।